हेलो स्टूडेंट्स, आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 कृषि चल रहा था। इसमें मैंने पहले आपको कृषि के प्रकार और भारत में होने वाली मुख्य फसलें, खाद्यान्न फसलें, अखाद्य फसलें, रेशेदार फसलें के आदि के बारे में बताया था। अब देखिए, हमारी सरकार ने बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिससे हमारे देश में उत्पादकता बढ़े। ठीक है, अब देखिए प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। तो भारत में कृषि जो है वो बहुत पहले समय से किया जा रहा है, कृषि का कार्य है। लेकिन यहाँ पर क्या था, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार न होने के कारण कृषि का उत्पादन बहुत कम रहा या कम बना हुआ है। सिंचाई सुविधाओं का विकास तो हुआ है हमारे देश में, लेकिन इसके बाद भी बहुत बड़े भाग में किसान अभी भी कृषि कार्य जो है मानसून पर डिपेंड रहते हैं, यानी कि वर्षा के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न आपूर्ति, यानी कि बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए परिप्रेक्ष्य में ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती बन गया कि हम अपनी उपज किस तरीके से बढ़ाएं। अधिकाधिक लोगों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराने वाली कृषि में प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार की नितांत आवश्यकता है, यानी कि लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्लस हमारी खाद्यान्न पूर्ति करने के लिए ये बहुत ही हमारे देश के लिए अनिवार्य है कि कुछ ऐसे संस्थागत सुधार किए जाएं या प्रौद्योगिकी सुधार किए जाएं जिससे कि हमारी जो उपज है या उत्पादकता है वो बढ़ सके। इसके लिए सरकार ने देखिए विभिन्न प्रकार के संस्थागत एवं भूमि सुधार कार्यक्रम करें। आप देख सकते हैं इस पेज पे कुछ अंडरलाइंस किया हुआ है, जैसे चकबंदी, व सहकारिता का विकास करना और इसके अलावा जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, ये सब जो है सरकार द्वारा किया गया है। देखिए चकबंदी में क्या होता है कि जिन किसानों के छोटे छोटे खेत होते हैं उनके खेतों को एक साथ जोड़कर उस पर खेती की जाती है। भारत सरकार द्वारा सन 1980 से लेकर 1990 के दशक में बहुत सारे भूमि सुधार कार्यक्रम किए गए और उठाए गए, जिसमें महत्वपूर्ण कदमों में जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, आग एवं बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान तथा किसान को बहुत कम दर पर, यानी कि बहुत कम दर पर उसको जो है ऋण की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा ग्रामीण बैंकों को, सहकारी समितियों को एवं सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है। इसके बाद आता है कृषि शिक्षा का प्रचार प्रसार एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा। देखिए भारत सरकार द्वारा जो है विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर कृषि संबंधी शिक्षा जो है देश के विभिन्न भागों में इसका विस्तार किया गया है और आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी किसानों के लिए मौसम की जानकारी संबंधी बुलेटिन व कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें उन्नत बीजों, कीटनाशक दवाओं, नवीन कृषि यंत्रों और मृदा आदि के बारे में उनको बताया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम भारतीय खाद्य निगम और सब्सिडी। देखिए खाद्यान्नों की अधिक खरीद और भंडारण की व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई है। देखिए जब खाद्यान्न अधिक होगा तो उनको रखने के लिए, भंडार करने के लिए भी जगह की आवश्यकता होगी ना, तो इसके लिए सरकार ने क्या करा है, भारतीय सरकार द्वारा जो है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई है और इसके अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खाद्यान्न खरीदा जाता है। इसके साथ ही सरकार कृषि को बढ़ावा देने हेतु किसानों के लिए उर्वरक, ऊर्जा एवं जल जैसे कृषि निवेशों पर सब्सिडी यानी कि सहायकी उपलब्ध कराती है। इसके बाद बात करते हैं हम भूदान और ग्रामदान। तो भूदान और ग्रामदान क्या है कि देखिए आपकी इसमें पेज पर ऊपर एक एक्स्ट्रा शॉट दिया हुआ है। इसमें जो है महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे ज़्यादा निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे जो थे वो देश के अलग अलग जगहों पर पदयात्रा यानी कि पैदल उन्होंने यात्रा करी। लेकिन जब वो एक बार आंध्र प्रदेश के एक गांव यानी कि पोचमपल्ली में पहुंचे तो वह जब बोल रहे थे तो कुछ जो भूमिहीन किसान होते हैं ना, गरीब किसान जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है, तो उन्होंने जो है विनोबा भावे से अपने भरण पोषण के लिए भूमि मांगी। पर इस पर जो विनोबा भावे ने उनसे कोई वादा तो नहीं करा, लेकिन उनसे ये कहा कि अगर वो सहकारी खेती करें तो वो सरकार से उनके लिए बात कर सकते हैं। इसके बाद ही क्या होता है कि अचानक ही श्री रामचंद्र रेड्डी जो वहाँ पर बैठे हुए थे वो उठ खड़े हुए और उन्होंने लगभग 80 भूमिहीन
ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसीलिए इसको जो है भूदान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में कुछ जमींदार जिनके पास अधिक गांव थे, जो बहुत गांवों के मालिक थे, उन्होंने भी भूमिहीन किसानों को जो है गांव देने की पेशकश की। तब इसको ग्रामदान कहा गया। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को क्या कहा जाता है? रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया जाता है। यानी कि विनोबा भावे द्वारा जो शुरू किया गया था ये भूदान आंदोलन, इसको जो है रक्तहीन क्रांति भी कहा गया है। ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है बनके। इसके बाद आता है कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और हमारा देश की आर्थिक व्यवस्था जो है वो आर्थिक व्यवस्था को हमारी जो कृषि है वो बहुत अधिक उसको प्रभावित करती है। तो देखिए, जो सकल घरेलू उत्पादन में है उसमें कृषि का योगदान जो है का अनुपात 1951 से लगातार घट रहा है, लेकिन इसके बाद भी अभी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के रोजगार और आजीविका का साधन बनी हुई है। यानी कि कृषि से बहुत से लोगों को रोजगार और आजीविका मिली हुई है। कृषि का सकल घरेलू उत्पादन में घटता योगदान बहुत बड़ी एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में गिरावट अन्य क्षेत्रों में गिरावट का कारण बनेगी, जिसका संपूर्ण समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कृषि से जो है उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए कृषि में उत्पादक में जो है घटेगा, अगर हमारा उत्पादन घटेगा तो उसका जो है और उद्योगों पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने कृषि के घटते योगदान को दूर करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। इसके अलावा पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना भी की है। बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को अत्यधिक महत्व दिया है। इसके बाद बात करते हैं हम खाद्य सुरक्षा की। देखिए, खाद्य सुरक्षा देश के प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करने वाला भोजन प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है ना? यानी कि जो हमारे देश का प्रत्येक नागरिक है उसको जो है न्यूनतम स्तर पर भोजन जरूर प्राप्त होना चाहिए। ऐसा भोजन उपलब्ध न होने पर जनसंख्या विशेष को खाद्य सुरक्षा से वंचित माना जाता है। यानी कि भारत के गरीब एवं पिछड़े क्षेत्रों में अनेक लोग खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं। भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बफर स्टॉक एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की है। देखिए, मैंने इस पेज पे इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है कि भारत सरकार ने जो है खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कार्यक्रमों को शुरू किया है। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है कि कम कीमत पर गरीब लोगों को अधिक से अधिक खाद्यान्न उपलब्ध करा सके। इसके अलावा सरकार ने किसानों की सहायता के लिए विभिन्न मदों की यानी कि सहायकी सब्सिडी उपलब्ध कराती है। इसके बाद बात करते हैं हम भारत में उपभोक्ताओं को जो है हमारे देश में उपभोक्ताओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। देखिए, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है नीचे। इसमें बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे लोगों को बोलते हैं, उसमें आता है बीपीएल, और दूसरा है गरीबी रेखा से ऊपर, इसको बोला जाता है एपीएल में विभक्त किया गया है। खाद्यान्न वितरण के लिए निर्धारित मूल्य प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग है। यानी कि जो गरीब वर्ग हैं उनके लिए जो खाद्य वितरण किया गया उसके लिए सरकार ने जो मूल्य जो निर्धारित किए हैं वो कुछ और हैं, और इस तरह से प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग हैं। फिर है अनाजों और दालों के क्षेत्रफल में व्यावसायिक फसलों की खेती होने के कारण, यानी कि जहाँ पर अनाज और दालें उगाई जाती थी वहाँ पर अब जो है व्यावसायिक खेती होती है। यानी कि ऐसी खेती जिनका प्रयोग उद्योगों में किया जाता है कच्चे माल का, उनकी की जाती है, जिसके कारण क्या हुआ है, खाद्य संकट गहराता चला गया। अब देखिए, हरित क्रांति के बारे में आपने पढ़ा होगा कि हरित क्रांति का मतलब होता है कि अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए अच्छे बीजों का प्रयोग करें, अच्छे उर्वरकों का प्रयोग करें, अच्छी मशीनरी का प्रयोग करें, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करें। लेकिन ये सब करने से क्या हुआ, उत्पादकता जरूर बढ़ी है, लेकिन क्या हुआ, भूमि का निम्नीकरण हुआ है, यानी कि भूमि का क्षय हुआ है। इसके अलावा सिंचाई की सुविधा बढ़ने से क्या हुआ है, पंजाब और महाराष्ट्र
में चावल एवं गन्ने की कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके कारण भूमिगत जल स्तर में क्या आई है, गिरावट आई है। इसके बाद हम बात करते हैं वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। भारतीय कृषि के संबंध में वैश्वीकरण कोई नई स्थिति नहीं है। औपनिवेशिक काल में भी वैश्वीकरण की स्थिति विद्यमान है। देखिए, वैश्वीकरण के बारे में मैंने आपको हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाया था, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, है ना। तो वैश्वीकरण का मतलब जानते ही हैं। तो अब देखिए, उपनिवेशिक काल में अंग्रेज व्यापारी भारतीय कपास का निर्यात मैनचेस्टर एवं लिवरपूल के सूती वस्त्र उद्योगों के लिए करते थे। यानी कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ राज करते थे तो उस समय वो क्या करते थे, भारतीय कपास को अपने यहाँ, मैनचेस्टर एक जगह का नाम है और लिवरपूल भी एक जगह का नाम है, वहाँ पर वो उसको निर्यात करते थे। इसके अलावा नील की खेती की अनियमितता के कारण ही सन 1917 में चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ था। सन 1990 के बाद भारतीय किसानों को वैश्वीकरण के कारण बहुत सारी परेशानियां या बहुत सारी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा। भारतीय कृषि में सुधार लाने के लिए सीमांत एवं छोटे किसानों का सुधार आवश्यक है। यानी कि जो छोटे छोटे किसान होते हैं, जिनके पास छोटी भूमि होती है, उनके लिए सुधार करना बहुत ज़रूरी है। हरित क्रांति की समस्याओं का निराकरण जो है वो जीन क्रांति और कार्बनिक कृषि के द्वारा किया जा सकता है। इसको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ, देख सकते हैं आप, जीन क्रांति और कार्बनिक कृषि। घटती जोतों के कारण खाद्यान्न समस्या बढ़ रही है, इसका निराकरण शास्त्रीयवर्तन करके किया जा सकता है। देखिए, शास्त्रीयवर्तन का मतलब होता है फसल चक्र। तो कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि जनसंख्या के बढ़ने के कारण घटते आकार के जोत, लेकिन जो जोतें हैं वो घटती जा रही हैं और जनसंख्या बढ़ रही है। पर यदि खाद्यान्नों की खेती होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितनी ज़मीन आती है, केवल आधा हेक्टेयर से भी कम भूमि आती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भारतीय किसानों के शस्यवर्तक यानी कि फसल चक्र को उनको अपनाना चाहिए और मूल्यवान फसलें उगानी चाहिए जिनका उनको अच्छा पेमेंट मिले। इससे आमदनी अधिक होने के साथ साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। इनको जो भारतीय किसान हैं उनको जो खेती करनी चाहिए, उनको फलों की, औषधीय पौधों की और जट्रोफा और जोजोबा जैसे बायोडीजल फसलों, फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने की तुलना में बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर अच्छा उपयोग किया जा सकता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।